नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। वक्फ बोर्ड के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की प्रतिक्रिया। जब पाकिस्तान आतंकवादी हमला करता है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार और मुंबई में आतंकवादी हमला होता है, तब काली पट्टी नहीं बांधी। कश्मीर में पंडितों पर अत्याचार हुआ, तब पट्टी नहीं बांधी। बिना वक्फ बोर्ड बिल को पढ़े इसका विरोध करना गलत है। वक्फ से किसी गरीब मुसलमान को लाभ नहीं मिला। वक्फ बोर्ड से केवल बेजा कब्जा करने वाले अमीर मुस्लिम नेताओं का फायदा। भोपाल में ईदगाह के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर तले भोपाल में ईदगाह के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लेकर पहुंचने पर मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया। फिराक परस्त की बातें कर उन्माद फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रियंका गांधी ने संसद में फिलिस्तीन के बैग को लेकर इस भाव को उद्वेलित करने का काम किया। कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किस हद तक गिरेंगे, यह शर्मसार करने वाली बात है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, तब प्रियंका दीदी को उन हिंदुओं के समर्थन में बैग लेने की फुर्सत नहीं होती। ईद के मौके पर इस तरह के बैनर लगाकर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का खा रहे हैं तो हिंदुस्तान की सोचें। ऐसी फिराक परस्ती की मानसिकता नहीं चलेगी। काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे लोग नमाज पढ़ने। देखिए, वक्फ के कानून को बिना पढ़े हुए केवल जज्बाती माहौल बनाने के लिए इस तरह का विरोध प्रदर्शन इस देश को तोड़ने की मानसिकता का परिचायक है। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब पाकिस्तान ने पुलवामा में आतंकवादी अटैक किया था। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था। आप काली पट्टी उस समय नहीं बांधते जब बंबई में आतंकवादी हमला होता है। मुझे आश्चर्य होता है, पर यह सब उसी मानसिकता का परिचायक है जो कांग्रेस की है, ओबीसी की है। वक्फ कानून या वक्फ बोर्ड में बताइए कौन गरीब मुसलमान का फायदा हो रहा है? चंद फिरका परस्त मुस्लिम नेता वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बेजा कब्जा कर लेते हैं, और सरकार यदि गरीब मुसलमान को हक दिलाना चाहती है तो मुसलमानों को गुमराह करके इस तरह की बातें की जाती। मुझे अच्छा लगता यदि ये काली पट्टी उस समय बनती जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था। ये फिलिस्तीन के झंडे बातें फैलाकर इस देश में एक बार पुनः उन्माद पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परंतु ये शुरुआत कहां से हुई? लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि नारा देकर गुमराह करने वाली प्रियंका जी ने लोकसभा में सबसे पहले फिलिस्तीन के पक्ष के बैग को लेकर इस भावना को उद्वेलित करने का काम किया था। कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर किस हद तक गिरेंगे, ये शर्मसार करने वाला है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं जब प्रियंका दीदी को उन हिंदुओं के समर्थन में बैग लेने की फुर्सत नहीं होती। आज यदि ईद के अवसर पर इस तरह के बैनर लगाकर इस देश के में अराजकता फैलाने की कोई कोशिश करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुसंख्यक समाज के खिलाफ यदि कोई करेगा तो अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों को ये समझना चाहिए कि यदि हिंदुस्तान की खा रहे हैं तो हिंदुस्तान के ही बारे में सोचें। इस तरह की फिरका परस्ती की मानसिकता अब इस देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भोपाल श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री शिव महापुराण, श्री रामचरितमानस, श्री देवनारायण ग्रंथ का मूल पाठ 9 दिन 30 मार्च से 7 स्थान श्री देवनारायण मंदिर नयापुरा कोला रोड भोपाल में शुभारंभ हुई। ये कथा विश्व प्रसिद्ध कथावाचक संत श्री सावरिया जो गुर्जर के श्रीमुख से की जा रही है। देवनारायण कथा शाम 7 बजे से 10 बजे तक स्थान देवनारायण मंदिर नयापुरा कोला रोड भोपाल में संपन्न हो रही है। श्री देहरा सामाजिक कल्याण समिति एवं समस्त भक्तगणों द्वारा यह आयोजन हो रहा है। क्या है मतलब? मैं यहाँ का सेवक हूँ
देवनारायण सेवा समिति नयापुरा कोलार भोपाल मालाशेरी धाम। ये मालाश्री धाम कैसा क्या मतलब? ये स्थान बहुत पुराना है और हमको भी नहीं मालूम, हमारे पिताजी और उनके पिताजी मतलब चला ही आ रहा है। अच्छा, इनका स्वरूप मालाश्री डूंगरी जैसा इसलिए मालवा का मालाश्री। हाँ बिल्कुल, ये नीम के पेड़ आप देख रहे हो सामने, और मूर्ति के रूप में देवनारायण की प्राकृतिक जो ईंट की स्थापना हुई है यहाँ पे, वैसा ही मंदिर है यहाँ पे जैसा मालाशेरी डोंगरी धाम में है। और विगत कई वर्षों से 14वीं कथा श्री देवनारायण भगवान की सावरिया जी गुरु जी के कथा आज 30 तारीख से भव्य कलश यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। शाम 8 बजे से रात को 11 बजे तक देवनारायण भगवान की कथा संगीत में जो चलेगी, और 4 पुराण का भी यहाँ पे मूल पाठ हो रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण और श्री देवनारायण पुराण और श्री रामचरितमानस, चारों ग्रंथों का पूर्ण बिल्कुल मूल पाठ हमारे सतीश बैरागी जी उनकी द्वारा मतलब व्याख्या हो रही है संपूर्ण परिवार के द्वारा। और संपूर्ण नयापुरा में हम लोग जो बड़े घर के नाम से फेमस है, ये विगत कई वर्षों से चलता है। और 7 अप्रैल को विशाल भंडारा। तो ये मंदिर बचपन से ऐसे ही बना है क्या? हाँ, हमने भी ऐसे ही देखा, हमारे पिताजी ने भी ऐसे ही देखा, हमारे दादाजी ने भी ऐसे ही देखा। हम लोग इसमें बस कितना प्राचीन मंदिर है जो हमको भी इसका चक्कर में हमको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम ये बात। हमने ऐसे ही देखा, हमारे पिताजी ने ऐसे देखा, बस ये धरोहर हमको ये कार्यक्रम कराने के लिए सौंपी गई है। बस कहा जाता है पीढ़ी दर सच्चे मन से जो व्यक्ति यहाँ पे आता है सब पूर्ण होता है। बिल्कुल, यहाँ पे हर तरह की समस्याएं जो है कि हल होती है। और शनिवार को शाम मुख्य आरती होती है, दरबार लगता है हर संध्या काल, मतलब हर शनिवार को शाम को 7 बजे से विशेष आरती होती है। आज से भगवान देवनारायण जी की विशाल कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। आज से विशाल देवनारायण भगवान की कथा का आयोजन भी श्री सावरिया जी गुर्जर बेरछा वाले 9 दिवसीय कथा का आज प्रारंभ होना। विगत कितने वर्षों से? लगभग 14वीं वर्ष से ये श्री देवनारायण भगवान की कथा सावरिया जी गुरु जी के द्वारा हो रही है। 2 21 कुंडली महालक्ष्मी नारायण यज्ञ भी सावरिया जी गुरु जी के तत्वाधान में हुए यहाँ पे। नाम बता दीजिए आपका। मनोज महारण पंडित। गुरुदेव, आज से भगवान श्री देवनारायण जी कथा का प्रारंभ हो रहा है जी, क्या संदेश देंगे भोपाल वासियों को? बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। आज कथा भगवान श्री देवनारायण जी के चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में विगत लगभग 13-14 वर्ष से जो कथा का आयोजन रख रहे हैं। आप अपने पूर्वजों जो यह धरोहर छोड़ करके गए, इनके बाप दादाओं के हाथ से, इनके बब्बाओं के हाथ से, जो उनका एकदम नियम था देवनारायण जी के प्रति, उन्होंने आज यहाँ करके उसी नियम को एक बड़ा पौधा के रूप में, और जो आप देख रहे हो भगवान श्री देवनारायण जी का, ये उन्हीं बब्बा की देन है जो आपने धरोहर संभाली है। और श्री देवनारायण जी की कथा का आज से विस्तार से कथा के प्रथम दिवस का लीला सुनाएंगे। कथा में प्रथम दिवस में ये सुनाया जाएगा कि जो भगवान श्री देवनारायण जी को धरती पर जो लाए हैं, उनके पिता श्री सवाई भोज महाराज और उनकी माता साडू गुजरी, जिन्होंने गाय माता की भक्ति कर करके राधे कृष्ण को प्रसन्न करके अपनी गोद में ला करके एक बेटा के रूप में जगत कल्याण के लिए मालाशेरी माड़वा धाम, मामा माड़वा के मालाशेरी धाम श्री देवनारायण मंदिर नयापुरा कोलार रोड भोपाल में, जो बिल्कुल नारायण भगवान के नाम का अमृत रस बरसता रहेगा। भोपाल अवधपुरी के ऋषिपुरम तिराहे पर शराब की दुकान खुलने के विरोध में अवधपुरी के समस्त रहवासियों द्वारा एक जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में आसपास के रहवासी कॉलोनी के हजारों लोगों ने आसपास के रहने वाली माता बहनों के नेतृत्व में भाग लिया। सभी ने एक स्वर से आवाज उठाई कि यह शराब की दुकान यहाँ अवधपुरी में नहीं खुलने दी जाएगी। जिस जगह ये दुकान खुलने जा रही है, इसके ठीक 50 मीटर पर मां भगवती दुर्गा जी का शक्तिपीठ है। ठीक 50 मीटर पर बचपन प्ले स्कूल है। जिस जगह यह खुल रही है उसकी ठीक सामने बच्चों का बस का स्टॉप है और ठीक सामने अस्पताल भी है। इतनी सारी चीजों के होते हुए भी खुलेआम एक व्यापारी शराब की दुकान खोल रहा है और प्रशासन मौन है। कल माताओं बहनों के अनुरोध पर मौके पर उपस्थित आरआई पटवारी द्वारा पंचनामा बनाया गया, जिसमें साफ साफ भूमि सीलिंग की पाई गई। आरआई पटवारी द्वारा भूमि स्वामी को मौके पर बुलाया गया, पर ना तो वह उपस्थित हुआ और ना ही उसने कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस अवैध शराब की दुकान न खोलने इस अवैध शराब की दुकान को न खोलने
इस अवैध शराब की दुकान को ना खोलने देने के लिए हम प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करते हैं कि वह आगे आए और इस दुकान को ना खोलने दिया जाए। अब आगे कल सभी माताएं बहनें आदरणीय विधायक कृष्णा गौर जी से मिलेंगी एवं दुकान स्थल के सामने अखंड रामायण का पाठ होगा, जिससे शराब माफिया को सद्बुद्धि आए और रहवासी इलाके से शराब की दुकान जल्द से जल्द हट जाए। आज अवधपुरी के ऋषिपुरम तिराहे पर आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अवधपुरी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अवधपुरी एक बहुत शांत क्षेत्र है और बीच बीच में हर एक साल में कुछ ना कुछ एक ऐसी शराब माफिया या शराब से जुड़े हुए लोग यहाँ पर दुकान खोलने के लिए संकल्प लेते हैं। हमेशा जबरदस्त विरोध होता है और उसके बाद वो दुकान जो है वो नहीं खुलती है। मैं ये प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आखिर इसकी नौबत आती क्यों है, क्यों इसकी नौबत आ रही है। उसका कारण है सीधा कि हम सब कहीं ना कहीं ढीले पड़ रहे हैं, हमारा प्रशासन ढीला पड़ रहा है। अरे इन माताओं बहनों के चेहरों को देखो, रात दिन बेचारी धूप में घूम रही हैं, घूम घूम के लोगों को जगा रही हैं। अरे जरा सा शर्म करो यार कि किस तरह की स्थिति इन लोगों के बीच में है। आज अगर मान लीजिए यहाँ पर शराब की दुकान खुलती है, हमारे आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या हम अपनी पीढ़ी को शराब में डुबाना चाह रहे हैं। अरे सामने देखो मंदिर है 50 मीटर में, सामने अस्पताल, बचपन प्ले स्कूल, ये बच्चों का स्टॉप है जहाँ पर हम खड़े हैं, बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप समझिए अगर यहाँ पर करारी होगी तो कौन सा प्रशासन में, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये बात मोहन यादव जी तक पहुँच जाएगी तो कल के दिन यहाँ पर ये दुकानें बचेंगी नहीं। मुझे मालूम है कि यहाँ पर लोगों तक अभी ऊपर आवाज़ नहीं जा रही। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ, क्या जरूर से जरूर जितने ज़्यादा से लोग सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं चाहता हूँ कि ऊपर बैठे हुए लोग, जो मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो इसमें ऐसा संज्ञान लेना चाहेंगे, तो उन तक आवाज़ पहुँचाना आपका काम है। यहाँ जनता हमारे साथ ही यहाँ खड़ी हुई है, ऊपर तक आवाज़ जाना चाहिए और निश्चित रूप से ये दुकानें हटना चाहिए। सर कहाँ का मामला ये अवधपुरी की ऋषिपुरम तिराहा का मामला है। और मजे की बात देखिए कि हमने कल एसडीएम साहब से गुहार लगाई थी। एसडीएम साहब ने अपने आरआई पटवारी को यहाँ भेजा था, जिसमें ये पाया गया, पंचनामा बना, जिसमें ये पाया गया कि ये जो जमीन है वो सीलिंग की जमीन है। बोलिए सीलिंग की जमीन में अगर कोई इस तरह का दुष्कृत्य करने का साहस कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी, हमारे प्रशासन की कमजोरी इसमें दिख रही है। मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कल हम सभी हमारे विधायक जी दीदी के पास जाने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट करने वाले हैं। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम यहाँ पे जितने संख्या में आज लोग हैं। राजधानी के रेलवे स्टेशन पर ऑटो यूनियन द्वारा ऑटो चालक को मदद की जाने की जाती है। कुछ ऑटो चालकों ने इस रकम को लेकर विरोध जताया और आरोप लगाया कि यह पैसे जबरन वसूले जाते हैं। हालांकि यूनियन का कहना है कि जो चालक यह रकम अदा करते हैं उन्हें आर्थिक रूप से मदद दी जाती है। एक ऑटो चालक जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, उसने बताया कि जब कहीं से मदद नहीं मिल रही थी तो ऑटो यूनियन ने उसे इलाज और घर चलाने के लिए सहायता प्रदान की। इस तरह कई ऑटो चालक हैं जो समय समय पर इस यूनियन से आर्थिक मदद प्राप्त करते हैं। यूनियन के द्वारा की जा रही इस मदद की प्रक्रिया को लेकर अब तक विवाद जारी है। यूनियन कई ऑटो चालकों की मदद करने का दावा करती है। अनुसार आवाज है, ऑटो स्टैंड का अध्यक्ष हूँ मैं, जिससे कारण से मैंने यहाँ पर सुविधा है मैंने जो निकाली थी। इससे पहले कार के अंदर बहुत ज़्यादा अवैध तरीके से काम होते थे, लोग बागों को परेशान कराया जाता था, सवारियों को बदतमीजी करी जाती थी, गुंडा करी जाती थी और हिंदू मुसलमान भी बहुत होता था सर। जिससे कारण से जब मुझे इन लोगों ने यहाँ पर बुला के जब मुझे अपना अध्यक्ष बनाया है और जब से लेकर फिर मैंने अपने नियम अनुसार यहाँ पर थोपे हैं। नियम अनुसार सबसे नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आप अपनी गाड़ी चलाओगे तो अपनी वर्दी पहनोगे। दूसरी बात, आप सवारियों से कोई बदतमीजी नहीं करोगे। तीसरी बात, किसी से शराब पी के भी नहीं आओगे, आप अपनी गाड़ी चलाओगे। और जिसकी आज वो मेरी यूनियन के हिसाब से मैं आज 10 रुपये जैसे अपनी यूनिटी एक होती है तो यूनियन के अंदर 10 रुपये अपने जमा करे जाते हैं, जिनके उसका फ़ायदा लाभ मैं ऐसा देता हूँ 10 रुपये का। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के घर में मौत मैयत हो जाए, किसी के पेपर ख़त्म हो गए, किसी को कुछ काम गाड़ी में काम वाम करवाना है, तो इन चीज़ों के अंदर मैं मदद करता रहता हूँ। और यहाँ पर मैंने ये भी निकाला है अपने ऑटो वाले यूनियन वालों से, मैंने एक ही बात बोली है, भैया आपको जैसे किसी से आप लोग उधार लेते हो, किसी से ब्याज लेते हो, तो उसको क्या आप लोगों का धंधे पानी चलते नहीं है। तो ये अपनी एक सदस्यता मैंने जो बनाई है, जिससे कारण 10 रुपये मैं आपसे लूँगा। जैसे कल के दिन आपको 2, 4, 5 हज़ार रुपये की जरूरत होती है तो बिना ब्याज के मैं आपको पैसे दूंगा। सर जो आरोप लगे हैं वो किस प्रकार आरोप लगे? आरोप ये लगे हुए हैं साहब, हम गुंडे हैं, बदमाश हैं। आज मैं गुंडा बदमाश होता तो सर मेरा पासपोर्ट, आज मेरा वीज़ा नहीं होता, आज थाने वजरिए के अंदर भी गाइड पता कर सकते हैं मेरे बारे में। और जो
आगे यूनियन के लोग हैं उनके बारे में आप थाने के अंदर रिकॉर्ड भी पता कर सकते हैं। तो जो आरोप लगे वो क्या बेबुनियाद है? आरोप बेबुनियाद है सर जी, सारे आरोप बेबुनियाद है। जो असामयिक तत्वों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। जो हमारी यूनिटी से एक साथ सब चल रही, मिलजुल के चल रही, हिंदू मुस्लिम ऑटो एकता यूनियन जो चल रही है, एक परिवार के साथ चल रही है। इस परिवार में कुछ लोग जो हैं, कुछ 10-15 लोग हैं जो इसको भंग करना चाह रहे हैं, हम लोगों को बदनाम करना चाह रहे हैं। क्या लोग कमीशन कर रहा है, उनका ब्याज का काम चलता है, शराब पी का आवर्ता करते हैं पब्लिक के साथ। अभी मेला लगता है, मेले में पब्लिक आती है, उनके साथ आवर्ता करते हैं। जो लोग दारू पी के इनसे मना करा जा रहा है कि भाई आप अपने नियम से आप गाड़ी चलाइए, जो नियम हमारा नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं और हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा के हमारी समिति को और हमको बदनाम कर रहा है। सर नाम बताइए। मेरा नाम संजय बाता, मुझे 23 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। मेरे अभी बच्चों के एडमिशन के लिए मैंने यूनियन से पैसा लिया, बिना ब्याज के 5000 रुपये लिए मैंने, और जो मैंने अपने बच्चों के लिए फीस भरी है। आज ये यूनियन से बिना ब्याज के मेरे बच्चे कम से कम पढ़ तो रहे हैं स्कूल में। आज और भी लोग हैं, इन लोगों के भी काम हो रहा है। और ये दूसरे जो असामयिक तत्व कांग्रेसी लोग हैं, ये हम लोगों को बिल्कुल बदनाम करे जा रहा है। हम लोगों के प्रति मीडिया में झूठी अफवाहें फैला रहा है। इससे हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंच रही है, हम लोगों के परिवार में ठेस पहुंच रही है, हमारे बाल बच्चों पर ठेस। इस मामले में थाने में भी जाएंगे कंप्लेंट करने? हम बिल्कुल थाने में भी कंप्लेंट कराएंगे और एसपी के पास भी जाएंगे, डीएसपी के साथ भी जाएंगे, प्रशासन के साथ भी, कलेक्टर के पास भी जाएंगे। हम सभी जगह जाएंगे। और हम जिस माध्यम से, जिस मंडल के उससे चल रहा है, हमारे नेताजी को भी बदनाम करा जा रही है, हमारी यूनियन को बदनाम करा जा रही है। और कोई पूरे ऑटो यूनियन वाले नहीं है, ऑटो एकता यूनियन अपनी यूनियन के हिसाब से लोग बात जो जुड़े हुए हैं, जैसे ये हमारे डिम्पी भाई हो गए, इनको कैंसर पेशेंट थे, इनकी भी आहिस्ता उसी 10 रुपए के अंदर हम लोगों ने मदद करी गई है। क्या आपकी मदद की गई? जी हाँ, इनको जो आरोप, जी हाँ, ऑटो यूनियन से मदद मिली हमें, करीब 5-6 हजार रुपये मिली हमें मदद। ये जो आरोप इनके ऊपर लगे गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये विनोद मानी जी, हमारे लिवर में शिकायत हुई थी, हमारे को भी इन्होंने 6000 रुपये दिए हैं, 1500 रुपये अलग से दिए थे। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, नहीं चाहिए इनको ये पैसा। सर ऐसा तो नहीं लगा कि मीडिया आया तो इनके दबाव में? कोई दबाव नहीं है। हमको भी मिला था, भाई का भी हाथ टूट गया था, इस भाई को मेरे को भी हाथ लग गया था। मैं 15-20 दिन घर पे पड़ा रहा था। भाई ने मुझे अपनी जो भी मदद है यूनियन की तरफ से दी गई थी, 2-3 हजार रुपए ने दिए थे मुझे, जिसमें कोई मुझे वापस नहीं देना। मतलब जो आरोप लगाया वो गलत है। बुनियाद है, भाई को ये भी जाएंगे भाई को की मदद हुई। कुल मिला के मेरा नाम लखन बाथम है। जो आरोप रुपए के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सारे झूठे हैं, ये गलत है। हमारा जो भी यूनियन का सब लोग एक होके 10 रुपए जो इकट्ठे करके देते हैं, 10-10 रुपए देते हैं, जैसे हम लोगों की यूनियन के लिए काम में आते हैं। जैसे हमारे लिए अभी 2000 रुपए की जरूरत पड़ गई थी, ब्याज से लेने गए तो कोई ने नहीं दिए। जीएसटी वाले 2000 रुपए के 10 रुपए % से ब्याज ले रहे थे, लेकिन हमारी यूनियन से हमें 2000 रुपए मिले, अभी तक हमने वापस नहीं। सर क्या लगता है जो 10 रुपए यूनियन से ले रहे हैं और आपको फायदा पहुंच रहा है, तो जो और लोग जो ब्याज से पैसे थे उनको तकलीफ हो रही है इस मामले में? तकलीफ हो रही है, ये बात सही है। जो अपन दूसरे से ब्याज से लेते हैं ना, तो वो उनको तकलीफ हो रही है, मतलब हमें यूनियन से मदद मिल रही है, वो ना मिल सके, समझ रहे? ये बेकार है। आप उनसे ब्याज से पैसे ले और उनका ब्याज ही बंद हो गई, उनका ब्याज से पैसे का कारोबार चलने करवाते थे और सीओ धाम के आधे पैसे चाहिए उनको। सर जो आरोप लग रहे हैं, क्या आरोप है और क्या निराकरण? सर आरोप तो ज़बरदस्ती के लगाए गए हैं, ये हमारे पर कोई अपराध नहीं है, कुछ नहीं है। और ये जो है, ये लोग कुछ गुंडे बदमाश हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं सर। बहुत त्रस्त आ गए हम सर, हर कभी कोई भी चैनल वालों को बुलवा लेते हैं और स्पीच छाप देते और ज़बरदस्ती में बदनाम करके रखा है सर हमको। आज सभी ऑटो वाले आपके साथ खड़े हुए हैं? जी, ये हमारे अध्यक्ष साहब हैं, शानू खान। सर आपका नाम बताइए पहले। सर मेरा नाम अमजद अली है सर। हम इस चैनल के माध्यम से क्या हमारी बात सरकार तक, पुलिस तक, प्रशासन तक पहुँचाना, हम आपके चैनल के माध्यम से हमारी सारी बातें जो है आपके चैनल के माध्यम से हम हमारे आरपीएफ टीआई साहब के तक, जीआरपी थाने के टीआई साहब, बजरिया थाने के टीआई साहब, प्रशासन शासन को आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ आप पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रही है साहब। कुछ असामयिक तत्व जो है, जो हमको बहुत ज़्यादा परेशान करा जा रहा है, क्या मानसिक तौर से परेशान करा जा रही है, शारीरिक तौर से परेशान करा जा रही है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं।